गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज के इस लेक्चर में हम लोग बात कर रहे हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक 12th क्लास एनसीईआरटी बायोलॉजी के प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए वर्सेस आरएनए। ठीक है ना। अब देखो क्या कह रहा है कि लोगों ने काफ़ी लोग पहले माना कि आरएनए या प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड या मटेरियल होता है, ठीक है। लेकिन इसमें देखो क्या कह रही है, द फ्रॉम द फोरगोइंग डिस्कशन, पहले के डिस्कशन की बात करें, इट इज़ क्लियर दैट द डिबेट बिटवीन प्रोटीन वर्सेस डीएनए एज द जेनेटिक मटेरियल वाज इक्वली रिजॉल्व द हर्षिचेज एक्सपेरिमेंट। अच्छा, पहले शुरुआत में लोग प्रोटीन को मानते थे एक जेनेटिक मटेरियल, लेकिन अब क्या हुआ, डीएनए को मानने लगे। इट बिकेम एन एस्टेब्लिश फैक्ट, ये बिल्कुल एक सच की तरह स्थापित हो गया दैट इट इज़ द डीएनए दैट एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल। ये डीएनए होता है जो जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करता है। हाउएवर, यद्यपि इट सब्सिक्वेंटली बिकम क्लियर, ये बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया या बहुत ज़्यादा साफ हो गया इन सम वायरस, कुछ वायरस के केस में आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। आरएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। फॉर एग्जाम्पल टोबैको मोज़ेक वायरस टीएमवी, क्यूबी, बैक्टीरियोफेज, ठीक है ना। ओके, आगे देखो क्या करें, आंसर टू सम ऑफ द क्वेश्चन सच एज आरएनए व्हाई द डीएनए इज प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल। अच्छा, अब क्या है कि कुछ जो जिनके पास में आरएनए होता है, जिन भाई सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये है कि ये बुक वाला एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि डीएनए जो है वही मुख्यतः जेनेटिक प्रीडोमिनेंट होता है, इंपॉर्टेंट, या मुख्य जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए ही क्यों है। वेयर आरएनए परफॉर्म द डायनेमिक फंक्शन, आरएनए जो एक डायनेमिक फंक्शन परफॉर्म करता है ऑफ मैसेंजर एंड अडेप्टर हैज़ टू बी फाउंड फ्रॉम द डिफरेंस बिटवीन केमिकल स्ट्रक्चर एंड टू न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना भाई, केमिकल स्ट्रक्चर और दो न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स के बीच में आरएनए जो है वो एक जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट क्यों नहीं करता। कैन यू रिकॉल द केमिकल डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। भाई डीएनए और आरएनए के बीच में मैंने बताया था कि डीएनए में जो है, अब स्ट्रक्चर की बात करो तो इस तरीके की शुगर मोइटी होती है। डीएनए के अंदर एक हाइड्रोजन है और एक यहाँ पर हाइड्रोजन है सेकंड पे, ठीक है। ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है, तो जब ये वाला स्ट्रक्चर बनता है शुगर मोइटी में, यानी कि ऑक्सीजन रिमूव हो गया तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। जबकि आरएनए में क्या है, राइबोज शुगर है, ठीक है। डीएनए में तो डीऑक्सीराइबोज था और आरएनए में क्या है, राइबोज है, ठीक है। तो आरएनए में जो ऑक्सीजन था ये एज इट इज पड़ा रहता है, तो इस तरीके से आरएनए की स्टेबिलिटी नहीं होती है, ठीक है। ओके, ये मॉलिक्यूल, अब देखो क्या करें कि वो मॉलिक्यूल जो जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करेगा मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग क्राइटेरिया। उसको बहुत सारे क्राइटेरिया जो होते हैं, कुछ सारे ऐसे नियम होते हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। जैसे इट शुड बी एबल टू जनरेट द रेप्लिका। अच्छा, रेप्लिका का मतलब क्या होता है, कॉपी। रेप्लिका का मतलब क्या है, कॉपी, यानी कि वो अपनी कॉपी बनाने में एबल होगा। इट शुड बी स्टेबल केमिकली एंड स्ट्रक्चरली। अच्छा, उसकी केमिकल और स्ट्रक्चर जो है, केमिकली और स्ट्रक्चरली उसको स्टेबिलिटी हो। इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर द स्लो चेंजेस। अच्छा, ये क्या है कि चेंजेस जो उनमें स्लो होने चाहिए, दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द इवोल्यूशन, जो कि इवोल्यूशन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर। ठीक है, ये क्या है कि अपने आप को एक्सप्रेस करे मेंडेलियन कैरेक्टर, यानी कि मेंडेलियन कैरेक्टर की जो तुलना थी उसके अंदर क्या करे, अपने आप को पूरा का पूरा एक्सप्रेस करता रहे। आगे देखो क्या करें, इफ वन एग्जामिन ईच रिक्वायरमेंट वन बाय वन बिकॉज द रूल ऑफ बेस पेयरिंग इज एंड कॉम्प्लीमेंट्री। अच्छा, डीएनए के लिए अंदर क्या बोलता है कि डीएनए के दोनों जो बेस पेयर हैं वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे के। भाई इसका जो सीक्वेंस है उसका अपोजिट सीक्वेंस ही तो दूसरे में होगा, तभी तो जाकर बॉन्डिंग बनेगी, ठीक है। बोथ द न्यूक्लिक एसिड डीएनए एंड आरएनए हैव द एबिलिटी टू डायरेक्ट देयर डुप्लीकेशंस। दोनों के पास एबिलिटी होती है अपने डुप्लीकेशन को, अपने रेप्लिकेशन को क्या करने की, डायरेक्ट करने की, यानी कि परफॉर्म करने की, राइट। सच एज प्रोटीन फेल्ड टू फुलफिल फर्स्ट क्राइटेरिया इटसेल्फ, ठीक है ना। प्रोटीन जो है वो ये पहला क्राइटेरिया जो प्रोटीन के अंदर, प्रोटीन रेप्लिकेट कर ही नहीं पाता, प्रोटीन कभी कॉपी बना नहीं पाता, प्रोटीन खुद ही डीएनए से बनता है। अच्छा, प्रोटीन खुद डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से क्या बनती है, प्रोटीन बनती है। तो प्रोटीन के पास रेप्लिकेशन नहीं, तो ये पहले ही क्राइटेरिया में फेल हो गया। द जेनेटिक मटेरियल शुड बी स्टेबल इनफ नॉट टू चेंज द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल। पहली बात है, अब डीएनए क्या है भाई, पूरी लाइफ साइकिल वही तो रहता है, चेंज तो होता ही नहीं है। चेंजेस कब आएंगे, जब लाइफ साइकिल स्टार्ट होगी, ठीक है। एज और विद द चेंज ऑफ फिजियोलॉजी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। स्टेबिलिटी एज वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल वाज वेरी एविडेंट इन द ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। अच्छा, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंट था ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का इटसेल्फ, दैट जिसका मतलब है हीट विच किल द बैक्टीरिया। एक भाई ऐसा है, ग्रिफिथ ने क्या किया, ग्रिफिथ ने अपने एक्सपेरिमेंट में लास्ट टाइम लोगों ने पढ़ा था कि उसने क्या किया, हीट दे दिया, गर्म दे दी। अब स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, देखो डीएनए की स्टेबिलिटी की मतलब जो बैक्टीरिया को हीट किल में बैक्टीरिया को किल करता है, डिड नॉट डिस्ट्रॉय सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। लेकिन वो हीट के ऊपर भी डीएनए स्टेबल रहा, उसका डीएनए के और जेनेटिक मटेरियल क्या रहा, स्टेबल रहा। तो दिस इज नाउ इजीली बी एक्सप्लेन, ठीक है, इन द लाइट ऑफ द डीएनए। अच्छा, डीएनए के केस में की बात करें, दैट द टू स्ट्रैंड बीइंग द कॉम्प्लीमेंट्री इफ सेपरेटेड बाय द हीटिंग केम टुगेदर देन द अप्रोप्रिएट कंडीशंस आर प्रोवाइडेड। अच्छा, अब ये क्या कह रहे हैं कि अगर हम इन दोनों स्ट्रैंड को, दो स्ट्रैंड जुड़े हुए रहते हैं, अगर हम हीट देते हैं तो वो
अलग अलग हो जाते हैं लेकिन डीनेचर नहीं होता, पूरा नहीं टूटता वो, ठीक है। फर्दर सेकंड पॉइंट OH ग्रुप प्रेजेंट, अच्छा वही है कि अच्छा आरएनए की न्यूक्लियोटाइड के अंदर हम लोगों को पता है कि भाई राइबोज शुगर में OH ग्रुप होता है, ठीक है। एंड मेक द आरएनए लाइबल, जो कि आरएनए को लाइबल बनाता है, एंड इजीली डिग्रेडेबल। अच्छा आरएनए जो है वो लाइबल होता है, स्टेबल नहीं होता, यानी कि OH ग्रुप की प्रेजेंस के कारण वो इजीली टूट जाता है हीट के कारण, लेकिन डीएनए नहीं टूटता क्योंकि उसमें ऑक्सीजन आई नहीं, ठीक है। और ऑक्सीजन क्या है, एक एनर्जी कंज्यूमिंग गैस है ना, एनर्जी इसके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती है, ओके। हाँ आगे देखो आरएनए इज नाउ, अच्छा अब आरएनए क्या है, नाउ नोन टू बी कैटालिटिक, आरएनए क्या है, कैटालिटिक की तरह वर्क करता है, हेंस रिएक्टिव, देयरफॉर डीएनए केमिकली इज लेस रिएक्टिव एंड स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल। अच्छा डीएनए जो है केमिकली लेस रिएक्टिव होता है, मोर स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल होता है देन कंपेयर टू आरएनए, देयरफॉर अमंग द टू न्यूक्लिक एसिड्स द डीएनए इज बेटर जेनेटिक मटेरियल, डीएनए जो है दोनों में क्या है, बेटर जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। इनफैक्ट सच में बात करें हम लोग, द प्रेजेंस ऑफ थाइमिन एट द प्लेस ऑफ यूरासिल, अच्छा थाइमिन की प्रेजेंस है जो यूरासिल की प्रेजेंस, यूरासिल के कारण ऑल्सो कन्फर्म द एडिशनल स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए, ठीक है, वो डीएनए की एडिशनल स्टेबिलिटी को दर्शाता है। डिटेल डिस्कशन, अच्छा इसके रिक्वायर आप लोग आगे क्लासेस में पढ़ोगे, इस क्लास में पहले था, इस टॉपिक में ही था, इस सब्जेक्ट के अंदर ही था, इसी चैप्टर के अंदर था, लेकिन उसने रिमूव कर दिया है, ठीक है, ओके। बोथ डीएनए एंड आरएनए, दोनों डीएनए और आरएनए जो था आर एबल टू म्यूटेट, अच्छा उनमें म्यूटेशन आते हैं। इनफैक्ट सच में आरएनए इज बीइंग अनस्टेबल, आरएनए जो अनस्टेबल है, म्यूटेट एज अ फास्टर रेट, जो कि फास्टर रेट के ऊपर म्यूटेट करता है। कॉन्सिक्वेंटली सच्चाई की बात करें, वायरस हैविंग आरएनए जीनोम, वायरस जिनके पास आरएनए जीनोम है, एंड हैविंग शॉर्टर लाइफ स्पान, जिसका लाइफ स्पान शॉर्टर होता है, म्यूटेट एंड डिजॉल्व फास्टर, वो म्यूटेट बहुत तेज गति से होता है, ठीक है, एंड इवॉल्व फास्टर, उसमें इवोल्यूशन जो है बहुत तेज गति से आता है। आरएनए कैन डायरेक्टली मोड कोड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, आरएनए जो है वो डायरेक्टली क्या करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, हैंस कैन इजीली एक्सप्रेस द कैरेक्टर्स, और इसलिए वो आसानी से क्या है, कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर सकता है। डीएनए हाउएवर, अच्छा डीएनए क्या है, डिपेंडेंट रहता है, क्यों, क्योंकि पहले डीएनए होगा, डीएनए से आरएनए बनेगा, और आरएनए से क्या बनेगी, प्रोटीन बनेगी, राइट, क्लियर है, ठीक है। DNA however is dependent on the RNA for the synthesis of protein. The protein synthesizing machinery has evolved around the RNA. The above discussion indicate that the both DNA and RNA, यानी कि दोनों DNA और RNA जो है can function as, वो काम करते हैं a genetic material, function as a genetic material, but DNA being more stable, लेकिन DNA जो ज़्यादा stable होता है is preferred for storage of the genetic information, जो genetic information की storage के लिए काम में आता है। For the transmission of genetic information आरएनए इज बेटर, अच्छा ट्रांसमिशन के लिए आरएनए जो बेटर है, लेकिन डीएनए स्टोर करके रखता है, डीएनए के पास रहती है। अगर डीएनए नहीं होगा तो जाएगी कहाँ से भाई, डीएनए है, हम लोगों ने सेंट्रल डॉग्मा में पढ़ा था ना, डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनती है। अब ये प्रोटीन क्या है, ये आगे ले जाती है, तो आरएनए ट्रांसफर करेगा, लेकिन स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन किसी हुई, इस डीएनए की होगी, ठीक है। अगला देखो आरएनए वर्ल्ड, नेक्स्ट टॉपिक आता है, फ्रॉम फॉरगोइंग डिस्कशन एन इमीडिएट क्वेश्चन बिकम्स एविडेंट, अच्छा एक बहुत जरूरी क्वेश्चन जो है वो एक सबूत के तौर पर आया है, विच इज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, जो कि पहला जेनेटिक मटेरियल क्या था, इट शैल बी डिस्कस इन द डिटेल इन द चैप्टर ऑफ केमिकल एवोल्यूशन, केमिकल एवोल्यूशन में, ठीक है, डिस्कस होगा, अगले चैप्टर में होगा, बट ब्रीफली वी शैल हाईलाइट सम ऑफ द फैक्ट एंड द पॉइंट। अच्छा हम लोग क्या है कि कुछ फैक्ट और पॉइंट को हाईलाइट करेंगे। आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, आरएनए जो है वो एक पहला जेनेटिक मटेरियल था। देयर इज नाउ इनफ एविडेंस टू सजेस्ट द एसेंशियल लाइफ प्रोसेस सच एज मेटाबॉलिज्म, अच्छा आरएनए जो है वो क्या है, कुछ मेटाबॉलिक प्रोसेस है, जैसे कि मेटाबॉलिज्म है, ट्रांसलेशन है, स्प्लाइसिंग है, इनको बेटा काम, इनके अंदर काम आता है। इवॉल्व अराउंड द आरएनए, आरएनए यूज्ड टू एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल, आरएनए क्या है कि एक जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है, एज वेल एज कैटलिस्ट, और एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है। देयर आर सम इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस, कुछ मुख्य बायोकेमिकल रिएक्शन होती है इन द लिविंग सिस्टम में, दैट आर कैटलाइज्ड बाय द आरएनए, जो कि आरएनए के द्वारा कैटलाइज होती हैं, एंड नॉट बाय द प्रोटीन एंजाइम, और प्रोटीन और एंजाइम के द्वारा नहीं होती है, ठीक है। बट आरएनए बीइंग ए कैटलिस्ट वाज रिएक्टिव एंड हेंस अनस्टेबल, आरएनए जो है कैटलिस्ट होता है वो रिएक्टिव है लेकिन अनस्टेबल है, ठीक है। आगे देखो क्या कर रहा है ये, देयरफॉर डीएनए हैज इवॉल्व फ्रॉम द chemical modification that make it more stable, being double stranded and having complementary strand, further resist changes in the evolution process, ठीक है ना, रिपेयर मैकेनिज्म के अंदर आता है। अब आता है डीएनए का रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन का वर्ड जो है वो एक ग्रीक वर्ड है जो रेप्लिका से बना है, रेप्लिका का मतलब होता है कॉपी, यानी डीएनए जो है वो अपनी कॉपी बनाता है। कॉपी क्यों बनाएगा, क्योंकि कॉपी बनाने के लिए क्या करेगा वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन में आगे आने वाली पीढ़ियों के अंदर क्या करेगा कि उस कॉपी को ट्रांसफर करेगा, ठीक है, क्लियर है। अच्छा रेप्लिकेशन के अंदर एक सेमी कंजर्वेटिव वर्ड आता है, एक वर्ड आता है सेमी कंजर्वेटिव, तो सेमी कंजर्वेटिव वर्ड जो है वो किसका आया था,
वो डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर सेमी कंजर्वेटिव वर्ड जो है, यानी कि डीएनए का जो स्ट्रैंड है, सपोज दैट ये डबल स्ट्रैंड डीएनए अभी अलग हो गया, तो इसमें देखो ये पिंक वाला तो क्या है, ओल्ड स्ट्रैंड है, ठीक है, ओके, और ये वाला क्या है, न्यू। तो ओल्ड स्ट्रैंड जो है वो न्यू को सिंथेसाइज करने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड या फिर एक बेस की तरह, एक टेम्पलेट की तरह वर्क करता है, क्लियर है। तो इसे आप लोग क्या बोलते हो, सेमी कंजर्वेटिव, यानी कि आधा डीएनए ऑलरेडी है हमारे पास रिजल्ट, हम लोग आधे को नया बना रहे हैं, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। वाइल प्रपोजिंग द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डीएनए की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को वाटसन और क्रिक ने दिया था, इमीडिएटली प्रपोज द स्कीम फॉर द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, उन्होंने हैंड टू हैंड डीएनए की रेप्लिकेशन की स्कीम के बारे में बताया, टू कोट देयर ओरिजिनल स्टेटमेंट दैट आर एज फॉलोज, अपने ओरिजिनल स्टेटमेंट की बात कर रहा है वो, जो कि इस प्रकार है, इट हैज़ नॉट एस्केप आर नोटिस, ये हमारे ध्यान से नहीं निकला, दैट निकलना चाहिए, दैट द स्पेसिफिक पेयरिंग वी हैव postulated immediately suggests the possible copying machine for the genetic material Watson and Crick. The scheme suggests that scheme जो थी मेन वो क्या बताती थी, that two strand would separate and act as a template, यानी कि दोनों स्ट्रैंड जो अलग अलग हो सकते हैं और एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड की तरह काम करते हैं। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन जब पूरा हो गया, each DNA molecule would have the parental and one newly synthesized strand, हर एक पेरेंटल डीएनए के पास में नए सिंथेसाइज स्ट्रैंड होंगे, एंड द स्कीम वाज टर्म्ड एज सेमी कंजर्वेटिव। अच्छा, अब ये क्या कह रहा है, डीएनए का डबल स्ट्रैंड है, वही बता रहा है, एक स्ट्रैंड तो टेम्पलेट की तरह काम करेगा ये वाला, अब ये जो टेम्पलेट है बेस की तरह काम कर रहा है, ये कॉम्प्लीमेंट्री होगा इसके। क्यों कॉम्प्लीमेंट्री होगा, अगर यहाँ पर एडिनिन है तो यहाँ पर थाइमिन होगा जोड़ने के लिए, ठीक है, तभी तो बॉन्डिंग बनेगी, तभी तो स्ट्रक्चर स्टेबल बनेगी, और इसको आप लोग बोलते हो सेमी कंजर्वेटिवनेस ऑफ द रेप्लिकेशन, ठीक है, जो फिगर नंबर 6.6 में दिखाया गया है, क्लियर है। अच्छा, अब इसके बाद आता है इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ में देखो क्या हुआ, सुनना मेरी बात, ये सबसे पहले कि इट इज नाउ प्रूवन, ये प्रूव किया गया दैट डीएनए रेप्लिकेट्स सेमी कंजर्वेटिवली, इट वाज शोन फर्स्टली इन द इकोलाई बैक्टीरिया एंड सब्सिक्वेंटली इन हायर ऑर्गेनिज्म। भाई इकोलाई और हायर ऑर्गेनिज्म में आया, सच एज प्लांट एंड ह्यूमन सेल, प्लांट और ह्यूमन सेल की बात कर रही है। मैथ्यू मिचेल्सन और फ्रैंकलिन स्टाल ने क्या किया, ये दो साइंटिस्ट आए, ठीक है, कब आए, 1958 में। उन्होंने क्या किया, उन्होंने नॉर्मली क्या किया, फ्रैंकलिन स्टॉल और मैथ्यू मिचेल्सन ने एक एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने इकोलाई को ग्रो किया NH4Cl के ऊपर, इस NH4 इसमें नाइट्रोजन 15 था, वो एक हैवी आइसोटोप है नाइट्रोजन का, ठीक है, आइसोटोप का मतलब जानते हैं ना, जिसकी स्ट्रक्चर सेम होती है और केमिकल फॉर्मूला भी सेम होता है, ठीक है ना, ओके, एज द ओनली नाइट्रोजन सोर्स फॉर द मेनी जनरेशन। अब उसमें क्या कि नाइट्रोजन केवल बहुत सारी जनरेशन को ग्रो करने के लिए केवल सोर्स था, ओके। द रिजल्ट वाज दैट, अब रिजल्ट क्या निकला, नाइट्रोजन वाज इनकॉर्पोरेटेड इनटू न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए, नाइट्रोजन जो है वो इनकॉर्पोरेटेड था नए सिंथेसाइज्ड डीएनए के अंदर, ठीक है, एज वेल एज, ठीक है, द अदर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, दूसरे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, दिस हैवी डीएनए मॉलिक्यूल कुड बी डिस्टिंग्विश, ये हैवी डीएनए मॉलिक्यूल जो है ये अलग किए गए फ्रॉम द नॉर्मल डीएनए बाय द सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है ना, नॉर्मल डीएनए से इनको क्या किया गया, सेंट्रीफ्यूज किया गया इन अ सीजियम क्लोराइड CaCl के सोल्यूशन के अंदर, ठीक है, डेंसिटी ग्रेडियंट है जो एक, ओके। अब प्लीज नोट द N15 जो इज नॉट अ रेडियोएक्टिव, अच्छा N15 एक रेडियोएक्टिव कंपाउंड नहीं, इसने लिख दिया बुक वाले ने, ये एक आइसोटोप है, हैवी आइसोटोप है, ठीक है, इट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द N14 ओनली बेस्ड ऑन द डेंसिटीज। अच्छा, N14 एक सिंपल है, उसके अंदर क्या है कि ये डेंसिटी के बेस के ऊपर क्या किया गया, निकाला गया, ओके। अब देखो क्या हुआ, then they transfer the cells into medium with the normal NH4Cl, normal NH4, or took the sample in the various definite time interval and the cell multiply। अब उन्होंने क्या किया कि भाई उनको सेल को मल्टीप्लाई नहीं दिया, एक्सेप्टेड फ्रॉम द डीएनए एंड रिमेन डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स, ठीक है ना, और वेरियस सैंपल्स वर सेपरेटेड इंडिपेंडेंटली इन CaCl ग्रेडियंट, क्लियर है। अब देखो क्या हुआ भाई, पहले नाइट्रोजन 15 वाला डीएनए था, हैवी डीएनए, उसको ग्रो कराया 20 मिनट तक, ठीक है, और जब वो ग्रो कराया तो उसमें देखो एक N15 और N14 वाला नॉर्मल वो जनरेशन फर्स्ट में मिला। अब इन दोनों को ग्रो कराता है, ग्रो कराने के बाद N14 N15 के और N के डीएनए बने, ठीक है, यानी ये लाइट वाला डीएनए बैंड आया और हैवी वाला डीएनए बैंड, हाइब्रिड वाला डीएनए बैंड आया। हाइब्रिड वाला डीएनए बैंड जो है वो नीचे था क्योंकि उसमें एक हैवी मटेरियल था, ठीक है, और यहाँ पर जो है हाइब्रिड यानी कि दोनों को एक साथ मिलाकर ग्रो करता है, ठीक है, तो हाइब्रिड वाला बैंड जो है वो नीचे आएगा, ओके, और हैवी वाले के अंदर जब वो उसको ग्रो करता है स्टार्टिंग में, तो वो क्या करेगा कि अब देखो पहले वाले में उसने केवल हैवी को डाला, हैवी वाले में देखो बैंड बहुत नीचे है क्योंकि हैवी मटेरियल था, ठीक है, लाइट उसमें उसने लाइट वाले को डाला तो हाइब्रिड बन के आया। अब थर्ड में वो हाइब्रिड और दोनों को मिक्स करता है सेंट्रीफ्यूजन सेकंड में, तो वो क्या है, मॉडरेट बॉन्ड, लाइट अलग हो जाएगा और हैवी अलग हो जाएगा, दोनों के बॉन्ड अलग अलग बन जाएंगे, ठीक है ना, ओके, हाइब्रिड अलग बन जाएगा। दस द डीएनए वाज एक्सक्रीटेड फ्रॉम द कल्चर ऑन द वन जनरेशन आफ्टर ट्रांसफर ऑफ द N15 टू N14 मीडियम, ठीक है। अब
15 और 14 मीडियम वाले के अंदर दोबारा कराया, 20 मिनट तक उसको सेंट्रीफ्यूज कराया, तो इक्वलाइज डिवाइड द 20 मिनट्स, क्योंकि अब 20 मिनट तक क्यों लेते हैं, क्योंकि इक्वलाइज जो बैक्टीरिया है वो हर 20 मिनट में डिवाइड कर लेता है, अपनी डबल कॉपी बना लेता है। वो हाइब्रिड और इमीडिएट डेंसिटी के डीएनए एक्सक्रीटेड फ्रॉम द कल्चर आफ्टर अनदर जनरेशन दैट इज आफ्टर 40 मिनट्स। ओके, सेकेंड जनरेशन वाज कंपाउंड टू इक्वल कंपोज ऑफ इक्वल अमाउंट दिस हाइब्रिड, ठीक है ना। तो अब ये क्या कर रहा है कि अगर इक्वल अलाउ करता है ग्रो 80 मिनट के अंदर, क्वेश्चन दे रहा है अलाउ टू ग्रो 80 मिनट, ठीक है, देन व्हाट वुड बी द प्रॉपर्टीज ऑफ द लाइट एंड हाइब्रिड। अच्छा, लाइट और हाइब्रिड चेन क्या और ज़्यादा बढ़ जाएंगी, तो लाइट और ऊपर आ जाएगी, हाइब्रिड और थोड़ा सा ऊर खिसक जाएगी, ठीक है ना। ओके, वेरी सिमिलर एक्सपेरिमेंट यूज टू रेडियोएक्टिव थायमिडिन। अच्छा, इसमें क्या है कि रेडियोएक्टिव थायमिडिन को यूज किया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए इन द क्रोमोसोम वाज परफॉर्म्ड ऑन द विक्सिया फाबा। एक प्लांट है विक्सिया फाबा, ठीक है, जो टेलर प्लांट है, जो किसने टेलर और कलीग्स ने दिया था, उन्होंने बोला कि डीएनए जो क्रोमोसोम डीएनए इन क्रोमोसोम आल्सो रेप्लिकेट इन सेमी कंजर्वेटिव, यानी कि वो तो ठीक है बैक्टीरिया के ऊपर हुआ था मीजल्स और स्टॉल का, लेकिन ये जो विक्सिया फाबा के ऊपर था, उन्होंने भी इस बात को प्रूव किया कि डीएनए जो है वो क्रोमोसोम में भी सेमी कंजर्वेटिवली ही ग्रो करता है, अपनी कॉपी बनाता है, अदरवाइज नहीं बनाता, क्योंकि उसके अलावा वो हैवी कॉपीज नहीं बना सकता, ठीक है। अगला है मशीनरी और एंजाइम्स, ये हम लोग बेटा नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेंगे। ओके।